नमस्कार, मैं हूं आपका श्यामानंद झा और आप देख रहे हैं द झा टॉक्स। साथियों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। देखिए, आपने एनकाउंटर या गैंगस्टर बाहुबली के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अतीक अहमद के केस में ऐसा क्या था कि पार्लियामेंट तक में नेता और पार्टी इसके बारे में बात कर रहे थे। ऐसा क्या सिचुएशन रही होगी जिसमें अतीक अहमद, जिसके ऊपर क्रूड बम तक फेंकने का आरोप लगा हुआ था, वह हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर डील के लिए पार्लियामेंट में जाकर वोटिंग कैसे कर दी। एक आदमी जिसके ऊपर कानून तोड़ने और मर्डर के आरोप थे, उस टाइम पर ऐसी क्या हुआ होगा, उसको माननीय एमपी बनाकर संसद में शपथ दिलवाई गई कि वह अपने एरिया में इस चीज़ का ध्यान रखे, कोई कानून ना तोड़े। और ऐसा क्या रीज़न था कि एक तांगा चलाने वाले के लड़के ने 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। इन सब चीज़ों के बाद भी आम जनता उसको बार बार वोट देकर 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी क्यों बना रही थी। यह सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इलाहाबाद, जिसको प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर एक गांव था कसारी मसारी। इसी गांव में एक गरीब तांगे वाला रहता था, नाम था हाजी फिरोज अहमद। 10 अगस्त 1962 को इसी तांगे वाले के घर में पैदा हुआ था अतीक अहमद। अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। एक भाई अशरफ था, जिसको खालिद असीम भी कहते थे। अलावा 2 और बहनें थी। यह परिवार गरीबी से तो जूझ ही रहा था। अतीक का पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था और 8th क्लास के बाद अतीक ने कोयला चुराने और बेचने का काम शुरू कर दिया। एक्चुअली इनके इलाके से कोयले की जो मांग जाती थी, वहाँ से यह कोयला चुराकर अतीक ने इसको बेचना शुरू कर दिया। और जब ये प्रॉफिट ज्यादा होने लगी थी, तो अतीक ने उस एरिया के और लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। एक तरफ यह इनका लीडर बन गया था और इसी बीच में इसने कुछ टाइम के लिए सलीम शेरवानी, जो उस टाइम के एरिया के एमपी थे, उनके लिए बाउंसर का भी काम किया था। इन सब चीज़ के बाद अतीक अहमद 10th क्लास का एग्ज़ाम तो दिया, लेकिन फेल हो गया और उसके बाद ये पूरी तरह से कोयले के बिजनेस में घुस गया था। 17 साल की उम्र में 10th क्लास में फेल हुआ था और इस पर 1979 में पहले मर्डर का आरोप लगा था। कोयले के बिजनेस को लेकर खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में पहला केस रजिस्टर होता है। 1979 से 1983 तक अतीक ने अपने कोयले के बिजनेस के साथ साथ एक्सटॉर्शन वसूली करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन यह सारी चीज़ें बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही थी। इस टाइम पर उस एरिया में एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, जिसका नाम था शौक-ए इलाही, जिनको सब प्यार से चांद बाबा भी बोलते थे। यह एरिया का सबसे बड़ा डॉन था। इसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती थी। यह जिस एरिया में रहता था, उस एरिया में पुलिस नहीं जाती थी। कहा जाता है कि पॉलिटिकली यह बहुत स्ट्रांग था। नेताओं का हाथ इसके ऊपर था। पुलिस इसके गैंग की किसी भी आदमी को हाथ नहीं लगाती थी। 1988 में इस एरिया में एक नए पुलिस ऑफिसर नवरंग सिंह आते हैं और यह पहले पुलिस ऑफिसर थे जिसने चांद बाबा को उसके एरिया में घेरकर पकड़ने की कोशिश की थी। चांद बाबा बच के तो निकल जाता है, लेकिन उसी दिन रात को चांद बाबा पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लेता है। कई घंटे तक चारों तरफ से पुलिस स्टेशन पर गोलियां बरसाई जाती है और बम फेंके जाते हैं। चांद बाबा को जो बम बनाने का स्टाइल था, वह बहुत ही अलग था, जिसकी वजह से चांद बाबा को बमबाज भी कहते थे। और इधर छोटे लेवल पर गैंग बनाकर काम कर रहा था अतीक। इसी एरिया से चांद बाबा भी अपना काम कर रहा था। इसके बाद एक दिन अतीक अहमद को पुलिस उठा कर ले जाती है। उसके ऊपर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। इनफैक्ट अतीक अहमद पूरे यूपी में पहला आदमी था जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था। उस टाइम पर अतीक को किसी ने सलाह दी थी कि चांद बाबा के अलावा उसको कोई और इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता, और यह वही टाइम था जब अतीक अहमद चांद बाबा से मिलता है, उसकी मदद लेता है। कहा जाता है कि इस चीज़ के बाद चांद बाबा ने दिल्ली से सोर्स लगवाई थी। अतीक को सेम डे में छुड़वाया था। चांद बाबा को अतीक के अंदर काफ़ी टैलेंट दिखता है, इसीलिए वह अतीक को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद अतीक चांद बाबा के साथ मिलकर और पावरफुल हो जाता है। उसके अंदर जो पुलिस का डर था, वह भी खत्म हो जाता है। चांद बाबा के साथ रहकर उसने हर एक चीज़ देखी, बम बनाने से लेकर हथियारों की सप्लाई, एक्सटॉर्शन के तरीके, सब कुछ सीखा। अतीक ने यहाँ पर रहकर यह भी सीखा कि चांद बाबा ने वहाँ पर रहकर छोटे छोटे इलेक्शन भी लड़ रहा था। अतीक भी उसको देखकर इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है। इसको लेकर चांद बाबा और अतीक के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन अतीक अहमद काफ़ी तेज था। वह सारी चीज़ें चांद बाबा के साथ रहकर सीख लेता है और अब चांद बाबा का ही कंपटीशन बन जाता है। अब 1989 में असेंबली इलेक्शन आते हैं और अतीक अहमद पार्टी बनाकर खड़ा होता है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको टिकट नहीं देती है और वह पूरी तरह दूसरी तरफ चांद बाबा सेम टाइम पर उसी सीट से खड़ा होता है। इसको लेकर अलग अलग कहानी है, लेकिन मैं आपको अभय अवस्थी, जो सोशल साइंटिस्ट और फॉर्मर इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, मैं उनकी थ्योरी लेकर चलता हूँ
चांद बाबा अतीक को इलेक्शन से पीछे हटने के लिए धमकी भी देता है, लेकिन अतीक नहीं मानता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी चांद बाबा के अगेंस्ट में थी उनका हाथ अतीक पर था। चांद बाबा और अतीक के बीच इस पूरे चुनाव टाइम में बहुत गैंगवार होती है, लेकिन फाइनली अतीक यह चुनाव जीत जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। अतीक एमएलए तो बनता ही है, साथ ही चांद बाबा का जो पूरा 2 नंबर का बिजनेस रहता है उसको भी टेक ओवर कर लेता है। जितने भी गैंगस्टर थे उनके गैंग में हिंदू मुस्लिम हर कास्ट के लोग होते थे। बेसिकली जिनके पास पैसा होता था उनके साथ क्राइम होता था। 1989 में अतीक अहमद एमएलए तो बनता ही है, लेकिन उसके बाद भी 1989 से 2004 तक कंटिन्यूसली इलेक्शन जीत के 5 बार एमएलए बनता है। 5 बार बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता थे उनको हराकर इलेक्शन जीतता है। यह कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि एलिगेशन यह भी है कि एक्सटॉर्शन और लैंड कब्जा करके इसने पैसे तो बहुत बनाए, इसके साथ साथ इलेक्शन टैक्स के नाम पर बिजनेसमैन, बिल्डर, फैक्ट्री ऑनर, हॉस्पिटल ऑनर, बड़ी बड़ी रिटेल शॉप्स के जो ऑनर थे उनसे भी पैसे वसूल किए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर बूथ कैप्चरिंग और दूसरे एरिया से लोगों को ट्रक में भर के वोट के टाइम पर लाना, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही आसानी से पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों रुपये जमा करवा देता था। इसकी एक बात पर भी इकट्ठी हो जाती थी। इनफैक्ट 1995 में आपने मायावती वाला जो गेस्ट हाउस सुना था उसके बारे में सुना होगा, जहां मायावती जी पर अटैक के कारण उन्हें रूम में बंद होना पड़ गया था, और इसका इल्जाम भी अतीक अहमद के ऊपर आता है। इस इंसिडेंट के बाद अतीक और फेमस हो जाता है। उसके एरिया के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी जो भी थे उनको भी इनमें टैलेंट दिखता है। अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ लेना चाहती थी। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर की सीट से लोकसभा का टिकट दिया और अतीक जीत भी जाता है। इस इलेक्शन के बाद माननीय विधायक से सीधा माननीय सांसद बन जाता है। फूलपुर सीट से अतीक अहमद एमपी बना था। यह कोई छोटी सीट नहीं थी। इस सीट से लाल नेहरू जी भी जीत के पार्लियामेंट पहुंचे थे और फिर पीएम बने थे। उनकी सिस्टर भी इसी सीट से खड़ी हुई थी और फिर जीती थी। यह नॉर्मल सीट नहीं थी। अतीक का यहाँ से जीतना मजाक नहीं था। यह आपको पता ही है कि एक आदमी एमएलए और एमपी एक साथ नहीं रह सकता, इसीलिए अतीक एमएलए की सीट छोड़कर एमपी की सीट ले लेता है। और यह जो एमएलए की सीट खाली होती है इसके लिए बायो इलेक्शन होते हैं, लेकिन यह जो एमएलए की सीट खाली थी इस सीट के लिए अतीक ने अपने भाई अशरफ, जिसको खालिद असीम भी कहते थे, उसको खड़ा कर दिया जाता है। अक्टूबर 2004 में इस सीट से बीएसपी की तरफ से राजू पाल भी इलेक्शन लड़ता है। 4000 वोटों से जीत भी जाता है। यह बात अतीक को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन राजू पाल भी कोई हल्का आदमी नहीं था। उस टाइम पर उस एरिया में कई सारे जो गैंग थे उसके टच में रहते थे। ऊपर यह अभी आरोप था राजू पाल के ऊपर कि उसने अनीस पहलवान को मरवाया था, लेकिन यह कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया था। तो राजू पाल ने अक्टूबर 2004 में इलेक्शन जीता। उसके अगले महीने ही राजू पाल के ऊपर बम और गोलियां चलाई जाती है, लेकिन राजू पाल बच जाता है। दिसंबर में फिर से बम फेंके जाते हैं, राजू पाल इस बार भी बच जाता है। और इस इंसिडेंट के नेक्स्ट मंथ यानी कि 16 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है। शादी के 9 दिन बाद ही 26 जनवरी 2005 को राजूपाल कुछ लोगों के साथ दिन में 3 बजे 2 गाड़ियों से अपने गांव रिपब्लिक डे मनाने के लिए जा रहा होता है। इस टाइम पर राजूपाल के साथ लॉयर उमेश पाल भी साथ थे, जो राजूपाल के काफी अच्छे मित्र थे। उमेश पाल उस दिन जो भी हुआ उसके विटनेस थे या नहीं, यही रीजन बनता है अतीक अहमद की सारी दिक्कत का। तो राजूपाल गाड़ी से जा रहा होता है और अचानक से राजूपाल की दोनों गाड़ियों को बाजार में दिन दहाड़े 20 से 25 लोग घेर लेते हैं और गोली चलाने लगते हैं। राजूपाल को गोलियां लगती है और राजूपाल को एक टेम्पो में डालकर अस्पताल की तरफ ले जाया जाता है। और यह लोग उस टेम्पो का भी पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंचते हैं और अस्पताल पहुंचने के बाद उनको बम और गोली बरसाई जाती है। लगभग 19 गोलियां राजूपाल को लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। लोगों को यह पता चलता है कि राजूपाल जो कि एक एमएलए हैं उनको मार दिया गया है। तो बीएसपी और राजूपाल के जो सपोर्टर थे वो सड़कों पर आ जाते हैं और काफ़ी दंगे होते हैं। एसपी से लेकर नीचे तक सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। पूजा पाल जो कि सिर्फ 9 दिन में विडो हो गई थी, वह पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और 7 और लोगों के नाम लेती है। इस केस के ऊपर ज़्यादा कुछ तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन इस सीट के लिए फिर से बायो इलेक्शन होते हैं, क्योंकि राजूपाल की डेथ हो गई थी। इस सीट से राजूपाल की जो वाइफ थी वह बीएसपी से टिकट मिलता है और इधर से अतीक अहमद का भाई अशरफ फिर से इलेक्शन में खड़ा होता है और अशरफ इस बार जीत जाता है। अब उस एरिया में एमपी अतीक अहमद, एमएलए उसका भाई, यूपी में सपा की गवर्नमेंट थी और उसे
पार्टिकुलर टाइम पर अतीक अहमद बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। अतीक अहमद का काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही यूनिक था। उसके ऊपर जो भी आरोप लगते थे या फिर ज़मीन कब्जा कर रहा है, एक्सटॉर्शन वसूली, या इन सारी चीज़ों का एक बिजनेस की तरह चलाता था। और दूसरी तरफ आम जनता की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता था। शादी में कितना दहेज जाएगा, दोनों पक्षों के बीच यह डिसाइड होता था। लैंड अगर दो भाइयों में बंटवारा है तो उसको सुलझाना। उस टाइम पर अतीक का अपना एक सेपरेट कोर्ट सिस्टम चलता था। उस एरिया में हजारों लोग अतीक के पास आते थे अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। तो इस तरीके से 2007 तक प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद का दबदबा बहुत ही अच्छे से चलता है। 13 मई 2007 को फिर से इलेक्शन आते हैं। एसपी को हराकर बीएसपी जीत के यूपी में अपनी सरकार बना लेती है। और मायावती की तरफ से राजूपाल की वाइफ जो पूजा पाल रहती हैं, उनको वो अतीक के भाई को हराकर सीट जीत जाती है। एक तरफ अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन था तो वह अभी भी एमपी। जो भी केस चल रहे थे वह अभी प्रूव नहीं हो पाए थे। वहीं सेम टाइम पर 2008 में इंडिया की न्यूक्लियर डील जो थी वह साइन होनी थी। उसके साथ साथ उसको लेकर बहुत हंगामा हो रहा था पार्लियामेंट में, क्योंकि अपोजिशन कह रहा था कि जो डील है न्यूक्लियर की इसको साइन नहीं होने देंगे। फिर बहुत हंगामा के बाद यह डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, ज़्यादा वोट आई तो इंडिया डील साइन करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यह उस टाइम पर जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से भी सपोर्ट मांगा, कांग्रेस के पास 228 मेंबर्स थे और वोट जीतने के लिए 44 कम पड़ रहे थे। इस चीज़ को पूरा करने के लिए चाहे अपोजिशन हो, रूलिंग पार्टियां हो, सब अपनी अपनी गणित लगा रही थी। इस चीज़ को पूरा करने के लिए जिस दिन वोटिंग होनी थी 48 घंटे पहले जेल से 6 लोगों को निकाला जाता है, पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, जिसमें से एक अतीक अहमद भी था। अतीक भी पार्लियामेंट में जाकर इस न्यूक्लियर डील के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग की थी। आज भी यह रिकॉर्ड हमारे देश की जो न्यूक्लियर डील हुई थी इसमें अतीक अहमद ने भी वोटिंग की थी। एक तरफ तो अतीक अहमद और उसके लोगों पर यह आरोप था कि चौराहे पर लड़ते हुए यह एक दूसरे के ऊपर फ्रूट बम तक मार रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंडिया के न्यूक्लियर डील पर फैसला भी ले रहे थे। खैर उस टाइम पर सबको ही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जो बोलेगी चुपचाप अतीक वैसा कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एकदम उल्टा हुआ। अतीक ने मुलायम सिंह और कांग्रेस के खिलाफ वोट कर दिया, अगेंस्ट में वोट कर दिया। और इस चीज़ से नाराज होकर समाजवादी पार्टी ने अतीक और बाकी 6 लोगों को उनके समाजवादी पार्टी से निकाल दिया। यहाँ से अतीक अहमद जेल में तो आ गया, लेकिन क्राइम प्रूव नहीं हुआ था और कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। इस केस में एक चीज़ और बता देता हूँ कि अतीक के ऊपर 100 से ज़्यादा केस चल रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही प्रूव हो पाया था कि वह गिल्टी है। लेकिन उसके मरने से कुछ दिन पहले उसके ऊपर लगा एक भी केस प्रूव नहीं हो पाया था कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोई भी गवाह सामने ही नहीं आता था तो अपने बयान से बदल जाता था, या जो आने वाला होता था उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि जिस पुलिस वाले की ड्यूटी लगती थी अतीक अहमद को हथकड़ी पहनाने के लिए, फिर जेल में इधर से उधर ले जाने के लिए, डर के मारे जो नेम टैग होता था वह भी छुपा के रख लेता था, कहीं अतीक अहमद को उनका नाम ना पता चल पाए। इतना खौफ था उस पार्टिकुलर टाइम पर। 10 जज ऐसे थे जिन्होंने अतीक अहमद के केस को सुनने से मना कर दिया था। इन सब रीजन की वजह से उसका जो क्राइम था वो कभी प्रूव नहीं हो पाया था। अतीक 2009 में इलेक्शन लड़ता है अपना दल नाम की एक पार्टी से, लेकिन वह इलेक्शन हार जाता है। 2012 में बेल पर बाहर आता है, फिर से इलेक्शन लड़ता है। इस बार राजूपाल की जो वाइफ थी पूजा पाल, उनके सामने लड़ता है, उनके सामने भी हार जाता है। 2014 में मुलायम सिंह यादव जी फिर से अतीक को टिकट देते हैं, लेकिन यह इलेक्शन भी अतीक हार जाता है। और जब इलेक्शन बैक टू बैक हार गया था तो इसके बाद अतीक अहमद के अंदर जो पॉलिटिशियंस का जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी कम होने लगा था, क्योंकि उसकी पावर पहले जैसे नहीं रही थी। लेकिन इसके बाद भी अतीक जब भी बेल वगैरह पर बाहर आता था तो ट्राई करता था कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, आसपास के एरिया के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करता था। इसके बाद फिर से अतीक से एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से अतीक फिर से एक बार जेल में पहुंच जाता है और बेल पर भी नहीं निकल पाता। इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, साम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। दिसंबर 2016 में यहाँ के स्टाफ ने 2 लड़कों को एग्जाम देने से मना कर दिया क्योंकि वह चीटिंग कर रहे थे। यह मामला अतीक के पास आता है और यह मामला लेकर अतीक यूनिवर्सिटी पहुंचता है, टीचर्स और स्टाफ को मारता है। वह पूरा वीडियो वायरल हो जाता है। इसकी वजह से इतना हंगामा होता है कि अतीक को फिर से 2017 फरवरी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के साथ साथ राजूपाल वाला जो केस था उसकी जांच भी सीबीआई कर रही थी। इसके बाद 2017 में सीएम बनते हैं योगी जी।
लेकिन इसके बाद भी अतीक अपना काम जेल से आसानी से चला रहा था। 2018 में लखनऊ में एक बिजनेसमैन थे मोहित जायसवाल, जिसको कुछ लोग लखनऊ से उठाकर अतीक के पास देवरिया जेल लेकर आते हैं। वहाँ पर मोहित जायसवाल से पेपर साइन करवाए जाते हैं और इस जेल में लोग उनको मारते हैं। यह कहा जाता है कि पुलिस वालों ने भी उनको मारा। अब बिना पुलिस के हेल्प के यह सब हो पाना तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद जब मोहित जायसवाल वहाँ से आते हैं तो पुलिस पर एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं कि उनकी 40 करोड़ की जो संपत्ति है वह अतीक ने अपने फैमिली के नाम पर करवा ली है। अतीक इनको जेल में बुलाकर पिटवाया और डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया और इसके अंदर पुलिस के ऊपर जो भी आरोप लगा, इसी इंसिडेंट से क्लियर हो जाता है कि अतीक का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जेल में भी अतीक को रोका नहीं जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को 2019 में साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया ताकि यह सब बंद हो सके। उसी के साथ साथ सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी राजू पाल वाले केस में, वह 2022 तक कंप्लीट हो जाती है और राजू पाल मर्डर केस में सीबीआई टोटल 5 लोगों के नाम को मेंशंस करती है। उन 5 लोगों में से एक अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी था। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी कि इस केस से उमेश पाल को विटनेस लिस्ट से हटा दिया जाता है, क्योंकि उमेश पाल के बयान कई बार चेंज हुए थे तो विटनेस लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया था। यानी कि ऑफिशियली अब उमेश पाल विटनेस नहीं थे, ऑफिशियली विटनेस ही नहीं रहे तो सबका डर खत्म हो गया था। तो 24 फरवरी 2023 तक अतीक का केस पूरी तरीके से शांत पड़ा हुआ था। वह आराम से अपना साबरमती जेल में था। लेकिन 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल जो अब ऑफिशियली विटनेस तक नहीं है, इसका मतलब कि उमेश पाल को अतीक से अब कोई खतरा नहीं है। वह अपने गनमैन के साथ कोर्ट की हियरिंग सुनकर अपने घर वापस जा रहे होते हैं। जैसे ही वह घर के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं, उनके ऊपर 7 लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें उमेश पाल और उनके जो गनमैन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और अगले दिन उमेश पाल की जो वाइफ रहती है जया पाल पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कंप्लेन करती है कि उमेश पाल को तो इन्होंने मार ही दिया है, उनको भी कॉल आया है कि उनको भी मार दिया जाएगा। और इस केस का वो नाम लेती है पहले तो अतीक अहमद, अतीक के भाई, अतीक के वाइफ का, अतीक के 2 बेटों का, साथ साथ 6 और लोगों का नाम लेती है। जिन जिन लोगों को एफआईआर के अंदर नाम था, इन सब के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया था कि इन सबको मिट्टी में मिला देंगे। अतीक और अशरफ तो पहले ही पुलिस के पास थे। अतीक साबरमती जेल में और अशरफ बरेली की जेल में थे। बाकी जितने थे यह सब के सब फरार हो जाते हैं। यह फुटेज वगैरह जो भी चीज़ थी यह यूपी के अंदर बहुत ही तेज़ी से ट्रिगर करती है कि दिन दहाड़े गोलियां चल रही है और इसी में पुलिस के हाथ उमेश पाल के ऊपर गोली चलने वाली सीसीटीवी फुटेज जो रहती है वो हाथ लग जाती है। यह फुटेज वायरल भी हो जाती है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करके स्टेटमेंट देती है कि इसमें टोटल 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके नाम है असद जो कि अतीक का बेटा है, अरबाज जो कि ड्राइवर था उस दिन, उस्मान जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साहिल, ये 7 लोग के नाम पुलिस ने बताया। 24 फरवरी को इंसिडेंस होता है और उसके 3 दिन बाद 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर होता है। अरबाज जो ड्राइवर था उमेश पाल वाले इंसिडेंस में, वह नेहरू फॉरेस्ट जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है और यहाँ से बचते हैं 7 में से 6 लोग। इसके बाद 6 मार्च को नंबर लगता है उस्मान, जिसको विजय चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी प्रयागराज में एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर होने के बाद पुलिस यह कहती है कि वह भाग रहा था, इसको गोली लग जाती है। हम लोग इसको अस्पताल ले गए और यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। जबकि उस्मान की जो वाइफ थी वह उल्टा आरोप लगाती है कि मंडे की सुबह पुलिस उस्मान को लेकर उसके घर से उठाकर लेकर गई और एक फेक एनकाउंटर में उसको मार दिया। तो इस एनकाउंटर होने के बाद 7 में से 5 लोग बचते हैं। उस दिन अटैक करने आए थे उमेश पाल के ऊपर। इस बीच में अतीक अहमद जो साबरमती जेल में था, 28 मार्च को कोर्ट अतीक को उमेश पाल वाला जो केस था उसमें उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। अतीक को सज़ा सुनाई जाती है और किसी भी केस में दोषी ठहराकर उसके ऊपर 100 से भी ज़्यादा केस थे और यह पहला केस था जिसमें उसको गिल्टी प्रूव किया गया था। यही डिफरेंस होता है कि क्रिमिनल और बाहुबली में इतना बल होता है कि उसके खिलाफ कोई भी केस प्रूव नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। यह जो सज़ा सुनाई जाती है अतीक को, इसके लिए साबरमती जेल से यूपी लाया जाता है। इसके भाई अशरफ जो साथ साथ अतीक ने भी कहा है कि उसको किसी पुलिस वाले ने धमकी दी है कि तुम लोग भी मारे जाओगे। तो उस पार्टिकुलर टाइम पर अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम एक सील्ड एनवेलप में लिखकर अपने लॉयर को दे दिया था और उसने कहा था कि अगर उसको कुछ होता है तो यह लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी
काफ़ी बवाल चला है कि इस लेटर में किसका नाम था, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। तो 7 लोग जो उस दिन हमला करने आए थे उमेश पाल के ऊपर, उसमें से 4 का एनकाउंटर हो गया, बाकी 3 गुड्डू मुस्लिम, अरबान और सादी जो भाग गए थे, इनके ऊपर 5 लाख का इनाम भी रखा था। 13 अप्रैल 2013 को जिस दिन असद अहमद अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है और नेक्स्ट डे उसकी बॉडी को कसारी मसारी गाँव में ले जाया जाता है। यह वही गाँव है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जहाँ पर अतीक अहमद पैदा हुआ था। असद की बॉडी का जो लास्ट स्पिरिचुअल होना था वो वहीं पर होना था, और इससे थोड़ी ही दूर पर धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक और उसका भाई असरत बंद है, लेकिन उनको वहां पर जाने नहीं दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। देखिए, कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर थे कि अतीक और असरत को जेल में बंद है, इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होता रहे ताकि कोई मारपीट हो उनके साथ तो पता चल सके। नेक्स्ट डे यानी कि 15 अप्रैल को इन दोनों को कॉलिंग हॉस्पिटल के तरफ ले जाया जाता है, धूमनगंज पुलिस स्टेशन से, जो कि 10 मिनट की दूरी पर है। उनकी जो गाड़ी थी वो अस्पताल से थोड़ी दूर पर रुकती है, और यह लोग गाड़ी से उतरकर पैदल अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं। मीडिया इनको घेर लेती है। उनमें से 3 लोग फेक मीडिया पर्सन बन के आते हैं और अतीक और अशरफ को मार देते हैं, जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा। तो अब यह क्वेश्चन यह है कि यह 3 कौन है, इन्होंने मारा क्यों? इनमें से एक का नाम है लवलेश तिवारी, दूसरे का मोहित जिसको सनी भी बोलते हैं, और तीसरा अरुण मौर्य। तो इन्होंने कहा कि इनको अपना नाम बनाना था क्राइम की दुनिया में, इसीलिए ऐसा करने के लिए वह बड़ा आदमी चाहिए था, कोई बड़ा आदमी चाहिए था, इसीलिए उन्होंने अतीक और अशरफ को मारा। लेकिन पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तीनों अलग अलग शहर में रहते थे, यह तीनों एक दूसरे से कभी मिले तक नहीं थे। 2021 में बांदा जेल में एक बार मिले थे, उसके बाद इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। तो यह लोग इस काम के लिए साथ में कैसे आए? दूसरी चीज, यह लोग काफ़ी गरीब भी थे, फटे कपड़े पहने हुए थे। इनके पास हैवी कैलिबर जिगाना तुर्किश पिस्टल जो यूएस कोस्ट गार्ड और फिलीपीन मलेशिया की जो पुलिस थी वह यूज करती थी, जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए होगी। यह कैसे उनके पास आई? अब पैसे कहाँ से आए? इनको कैसे पता चला कि टाइम बदलकर मेडिकल चेकअप कराने के लिए रात में एग्जैक्ट 10:30 बजे ही अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है? इन तीनों को घर वालों को कुछ नहीं पता था यह क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट टीवी से ही पता चला था कि इन्होंने यह सब कर दिया। अब इन्होंने यह चीज़ क्यों की, यह तो पुलिस इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाता। लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी का भी डेथ होना खतरनाक चीज़ होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। पहली बात तो जो बंदा कस्टडी में होता है उसके हाथ पैर तक बंधे होते हैं, वो अपनी खुद की सिक्योरिटी तक नहीं संभाल सकता है, इसीलिए पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे। और दूसरी चीज़, यह सब जो चीज़ ज़्यादा होने लगती है तो लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठने लगता है। समाज को लगने लगता है कि कोर्ट के वजह गैंगस्टर बनकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लिए जा सकते हैं। आप किसी को भी बंदूक एक बार दे सकते हो, लेकिन एक बार बंदूक देने के बाद आपका कंट्रोल उससे हट जाता है, चाहे वह कोई भी रहे। तो यह थी पूरी कहानी अतीक अहमद की। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।